Good evening, dear students. Today let us discuss about AC circuit with resistance only. This is called pure resistive circuit also. ये सिंगल फेज AC सर्किट है. दिस इज सिंगल फेज AC सर्किट. सिंगल फेज AC सर्किट ये डिस्कस करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सिंगल फेज AC सर्किट. इस सर्किट का सबसे सिंपल एग्जांपल है प्योर रजिस्टिव सर्किट. ये सिंगल फेज AC सर्किट उस सर्किट को कहेंगे जहां EMF सोर्स सिंगल फेज AC होता है. वेयर EMF सोर्स इज सिंगल फेज AC. फॉर एग्जांपल हेयर यहाँ DC सर्किट DC वोल्टेज अगर देते तो ये कहलाता DC सर्किट. हमने यहाँ पे AC वोल्टेज दिया है तो ये कहलाएगा AC सर्किट. और यहाँ पे EMF सोर्स सिंगल फेज AC है इसलिए ये कहलाएगा सिंगल फेज वन फेज AC सर्किट. अगर यहाँ EMF सोर्स थ्री फेज होता तो लोड भी थ्री फेज होता, तब कहलाता थ्री फेज AC सर्किट, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे सिंगल फेज AC सर्किट के बाद. फिलहाल तो ये सिंगल फेज AC वोल्टेज है. दिस इज सिंगल फेज AC वोल्टेज, साइनोसाइडल वोल्टेज, और V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t. इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही. ये कैसे जनरेट करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करते हैं या कॉइल स्टैटिक रख करके मैग्नेटिक फील्ड जो कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको रोटेट करते हैं. सिंगल कॉइल होती है जनरेटर में, वन कॉइल, उसमें कई फेरे होते हैं, तो ऐसा जो EMF जनरेट होता है कॉइल में उसको कहते हैं सिंगल फेज EMF. और उस EMF को जब जिस सर्किट में लगाते हैं वो सर्किट कहलाता है सिंगल फेज AC सर्किट, बिकॉज दिस वोल्टेज सोर्स इज वन फेज AC. दिस इज वन फेज AC वोल्टेज, साइनोसाइडल वोल्टेज. सो जो सर्किट में इसको लगाएंगे उसको कहेंगे सिंगल फेज AC सर्किट. तो सर्किट में तीन तरह के एलिमेंट होते हैं, हम ये आपको बता चुके हैं. ऑल द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर मेनली नथिंग बट दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स अदर देन वोल्टेज सोर्स. वोल्टेज सोर्स के अलावा DC हो सकता है, AC हो सकता है. उसके अलावा सर्किट में ये तीन प्रकार के मूल एलिमेंट होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस. या तो ये सेपरेटली हो सकते हैं अलग अलग सर्किट में, अथवा इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है सीरीज में या पैरेलल में. RL पैरेलल RL सीरीज, या RC पैरेलल RC सीरीज, या RLC पैरेलल RLC सीरीज. सो एवरी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स. सेपरेट हो सकते हैं अलग अलग और इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है. कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर या एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, ये इन्हीं एलिमेंट्स का वो बेसिकली इंटरकनेक्शन है, संयोजन है वो. तो हम जो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं इन एलिमेंट्स का पहले सेपरेटली हम बिहेवियर डिस्कस करेंगे. हाउ दिस एलिमेंट रेजिस्टेंस बिहेव्स, हाउ दिस एलिमेंट इंडक्टेंस बिहेव्स एंड हाउ दिस एलिमेंट कैपेसिटेंस बिहेव्स. सेपरेटली अलग अलग पढ़ेंगे इनको समझेंगे कैसे अलग अलग बिहेव करते हैं. फिर इनको मिक्स करके, मिला करके, कॉम्बिनेशन करके सर्किट को अध्ययन करना आसान हो जाएगा. तो इस वीडियो में हम चाहें तो इन तीनों का अध्ययन कर सकते थे एक साथ, बट हम ऐसा कर नहीं रहे हैं. सेपरेट करेंगे तीनों का अध्ययन अलग अलग वीडियो में, जिससे कि इनके बारे में अच्छे से हम डिटेल में खूब बातें कर सकें. क्योंकि इनके बारे में अगर आपको अच्छी समझ होगी तो आप कोई भी इलेक्ट्रिकल AC सर्किट को एनालाइज कर पाएंगे बहुत ईजिली. तो इनका बिहेवियर सेपरेटली समझना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे बिहेव. तो अगर सर्किट में ये जो है एलिमेंट R, फॉरगेट दिस एलिमेंट, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस एलिमेंट, these elements in this video. In this video we are about to discuss this element, pure resistive element. तो ऐसा सर्किट जिसमें EMF सोर्स है ये AC सिंगल फेज और उसके अलावा केवल रेजिस्टेंस है सर्किट में. देयर इज ओनली रेजिस्टेंस, ओनली. ऐसे सर्किट को कहते हैं
प्योर रजिस्टिव सर्किट भी बोलते हैं, या सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, ऐसे बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस ओनली, नो इंडक्टेंस, नो कैपेसिटेंस। प्योर इसको बोलते हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट बिकॉज दिस एलिमेंट इज प्योर, देयर इज नो इंडक्टेंस, देयर इज नो कैपेसिटेंस, they are absent, only resistance is present. And if there is resistance only, then how circuit behaves, how current behaves, how power changes, how power factor is dependent on this element, how power factor is controlled by this element, how power factor depends on this, and what is the phase difference between voltage and current. And we will also draw phasor diagram and wave diagram for voltage, current, and wave diagram for voltage, current and power also. तो इसमें ये डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो प्योर रजिस्टिव सर्किट का जो एग्जांपल है, ये आप कह सकते हैं ये बल्ब काफ़ी हद तक जो ये टंगस्टन इसमें जो एलिमेंट होता है, इट्स हाईली रजिस्टिव एलिमेंट। ये फिलामेंट बल्ब जो होता है वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसका आर जो है बहुत हाई होता है। हालांकि ये कॉइल है तो इसमें थोड़ा बहुत तो इंडक्टेंस भी होगा, थोड़ा बहुत मार्जिनली, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी लेस, बट इट इज़ नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल क्योंकि एयर में है, ये एयर में इसमें फेरे लपेटे हैं तो ये इंडक्टेंस होगा तो बहुत कम। लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस होता है ऐसे मटेरियल का बना है जो बहुत हाई रेजिस्टेंस के होते हैं, ये हाई रेजिस्टेंस वैल्यू के, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, वेरी हाई, नॉट हाई, इट इज़ वेरी हाई। तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो ऐसे सर्किट को कहा जा सकता है कि ये प्योर रजिस्टिव सर्किट का एक एग्जांपल मान सकते हैं। ये हीटर देखिए, हीटर में भी कॉइल होती है, देयर इज़ कॉइल, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू का ये कॉइल होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जैसे ये बल्ब का। इसमें फेरे हैं लेकिन हवा में फेरे लपेटे होते हैं तो इंडक्टेंस वैल्यू भी थोड़ा बहुत होगा, बट इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, एल इज़ वेरी 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 लो। सो इन कंपेरिजन टू इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट, दिस हीटर एलिमेंट और हीटिंग एलिमेंट और कॉइल इज़ वेरी वेरी हाई, आर इज़ वेरी हाई। इसको भी आप कह सकते हैं कि ये प्योर रजिस्टिव सर्किट जैसा है, क्योंकि इसका भी इंडक्टेंस बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए ये प्रेस जो है, इसमें अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है, इसके नीचे वाले यहाँ पे, तो इसमें भी कॉइल है तो यहाँ भी थोड़ा बहुत इंडक्टेंस होगा, लेकिन इसका रेजिस्टेंस जो है कॉइल के इतना ज़्यादा होता है, इट इज़ वेरी 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 हाई। सो इन कंपेरिजन टू इंडक्टेंस विच इज़ वेरी स्मॉल, resistance of this coil is very very high, so we can assume, we can consider, we can construe as if this is a pure resistive circuit. There is only resistance because inductance is negligible. तो ऐसा अगर सर्किट है तो कैसे बिहेव करेगा, करंट कितनी होगी, वोल्टेज करंट में कालांतर कितना होगा, पावर कितनी होगी, पावर फैक्टर कितना होगा, तीनों पावर कितनी होंगी। 3 पावर हमने बताया था पिछले वीडियोज़ में, तो वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वोल्टेज देखिए लगाया, तो ये अगर यहाँ इंडक्टेंस होता तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होता, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, जितना वोल्टेज यहाँ लगाया गया है ये पूरा वोल्टेज यहीं पे ड्रॉप होगा, यहीं पे ये पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा जो वोल्टेज सप्लाई में दी जा रही है। whatever is the applied voltage, this entire voltage appears across this element, प्योर रजिस्टिव एलिमेंट, और कहीं ड्रॉप होने के लिए यहाँ पे है नहीं सर्किट में कुछ, इसलिए पूरा वोल्टेज यहीं ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, वो होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का मान। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है किसी रेजिस्टेंस में, I इंटू आर। अब देखिए आर का मान कांस्टेंट है, किसी भी तार का प्रतिरोध जो होता है वो चेंज नहीं होता है अगर उसकी भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाएं तो, जैसा कि आप जानते हैं ओम के नियम से। सो आर इज कांस्टेंट, बट दिस आई इज नॉट कांस्टेंट, आई का मान कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ चेंजिंग। सो यहाँ पे कैपिटल लेटर में अगर लिखा गया है सो इट इज़ आरएमएस वैल्यू, अदरवाइज ये आरएमएस वैल्यू है कैपिटल लेटर में अगर लिखा है तो, अन्यथा यहाँ पे करंट जो होगी उसका मान चेंज होगा हमेशा,
क्यों हमेशा चेंज होगा? क्योंकि जो वोल्टेज दिया जा रहा है ये दिया जा रहा है और इस वोल्टेज का मान कांस्टेंट नहीं है, इसलिए करंट का मान कांस्टेंट सर्किट में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो करंट जाएगी उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे बिकॉज दिस करंट इज चेंजिंग, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। तात्क्षणिक करंट होती है ये, किसी क्षण पे करंट जो होगी उससे अगर हम रजिस्टेंस में गुणा कर दें तो उस क्षण यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो पता चल जाएगा। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच इज़ अपीयरिंग अक्रॉस दिस एलिमेंट। वो किसके बराबर होगा? किसी क्षण यहाँ जो वोल्टेज होगा ड्रॉप वो किसके बराबर होगा? उस क्षण करंट सर्किट में कितनी है मल्टीप्लाइड बाई सर्किट का रजिस्टेंस R। तो किसी क्षण करंट जो है यहाँ पे कितनी होगी? वो होगी किसी क्षण यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो किसी क्षण जो करंट होगी सर्किट में जिसको हम इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, वो कितनी होगी? किसी क्षण यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अपान इस सर्किट का रेजिस्टेंस। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस एलिमेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R, ये R इससे भाग देंगे तो किसी क्षण इसमें जो करंट है उसका तात्क्षणिक मान ये आ जाएगा। तात्क्षणिक मान को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, देखिए ध्यान से, इसको स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। वोल्टेज को भी स्मॉल लेटर में लिखा गया है, इसको भी ध्यान से देखिए। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज का मान भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रहा है। ये जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा किसी क्षण वो कितना होगा? इसके बराबर। अप्लाइड वोल्टेज जो है वही यहाँ अपीयर हो रहा है। सो दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज, और इस वोल्टेज का मान कितना है? इस वोल्टेज का मान है Vm sin ओमेगा t। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किसके बराबर है? इसके। और ये किसके बराबर है? इसके। तो किसी क्षण जो करंट होगी सर्किट में आई वो होगी Vm sin ओमेगा t अपान R। ये देखिए यहाँ से इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कृपया ध्यान दीजिए। इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तात्क्षणिक मान है करंट का, और तात्क्षणिक मान जो होता है करंट का उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इट इज़ ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्क्षणिक मान करंट का कितना होगा? वो होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इसको भी स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ध्यान रहे। इट इज़ आल्सो रिटन इन स्मॉल लेटर अपान किसी क्षण वोल्टेज डिवाइडेड बाई इस सर्किट का जो प्रतिरोध है R, ये। और ये जो वोल्टेज है किसी क्षण वो कितना होगा? Vm sin ओमेगा t। तो ये Vm sin ओमेगा t अपान R हो जाएगा। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट यानी किसी समय जो करंट होगी इस सर्किट में जिसकी की दिशा बार बार चेंज होगी प्रत्येक हाफ साइकिल में और उसका मान भी चेंज होता रहेगा हमेशा, वो कितना होगी? वो होगी Vm अपान R इंटू साइन ओमेगा t। ये करंट होगी इस सर्किट की। ये वोल्टेज हमने क्या दिया? वोल्टेज हमने दिया V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t दिया। मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1 है। करंट क्या पैदा हुई सर्किट में? करंट पैदा हुई Vm अपान R साइन ओमेगा t। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। सी दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। इस करंट का मान चेंज हो रहा है हमेशा। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि इसमें साइन ओमेगा टी आ रहा है। ओमेगा भी अगर कांस्टेंट है तो टी कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ चेंजिंग। टी इज चेंजिंग, सिंस टी इज चेंजिंग सो दिस टर्म इज चेंजिंग, साइन ओमेगा टी इज चेंजिंग। तो इसका मान महत्तम कितना होगा इस करंट का? इस करंट का मान महत्तम तब होगा जब साइन ओमेगा टी का मान 1 होगा, व्हेन साइन ओमेगा टी इज 1। तो इसका मान जब 1 होगा तो इसका मान महत्तम होगा। इसका मान 1 कब होगा? जब ओमेगा टी का मान π/2 या 90 डिग्री होगा। तो इसका मान मैक्सिमम कितना होगा? इस करंट का मान, इस करंट का मान मैक्सिमम होगा, हम उसको डिनोट कर रहे हैं Im से, और वो होगा जब साइन ओमेगा टी का मान इसमें 1 रख देंगे तो इसका मान होगा Vm अपान R। यही इस करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस करंट। तो इस सर्किट में करंट जो होगी उसका महत्तम मान कितना होगा? वो इस वोल्टेज का महत्तम मान जितना होगा
उसमें R से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो होगा इस सर्किट में करंट का महत्तम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट IM। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट IM इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाई R, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस एलिमेंट अपॉन R। जितना इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वही मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप भी यहाँ होगा। तो ये है मैक्सिमम करंट का मान। अब इस Vm अपान R की जगह पर अगर हम यहाँ पे IM रख दें इस समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, देखिए वोल्टेज क्या है, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t है, ये वोल्टेज है। समीकरण नंबर 1 कहा है वी हैव दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और करंट का मान कितना है, करंट का मान कितना आया, करंट का मान आया देखिए यहाँ पे इस समीकरण में Vm अपान R की जगह पर IM रखने पर ये हो जाएगा IM साइन ओमेगा t। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है, उसी में हम Vm अपान R की जगह IM रख दे रहे हैं। वेयर IM का मान कितना है, IM इक्वल टू Vm अपान R, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई R। यहाँ इसकी जगह IM रख दिया है। तो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। ये आपको मालूम चल गया, वोल्टेज मालूम तो था ही, इस सर्किट की करंट मालूम चल गई, करंट का इक्वेशन निकल आया है, इक्वेशन समीकरण देखिए ये, दिस इज द इक्वेशन फॉर करंट इन दिस सर्किट। अभी आगे इस पे और बात करेंगे, पहले आपको ये बता दें कि किसी भी AC सर्किट में, इन एनी AC सर्किट, किसी भी AC सर्किट में वोल्टेज और करंट का जो RMS वैल्यू होता है उसका अनुपात, अथवा वोल्टेज के महत्तम मान और करंट के महत्तम मान का अनुपात, अथवा वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू और करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसका जो अनुपात होता है ये प्रतिबाधा कहलाता है, इम्पीडेंस Z। किसी भी एनी AC सर्किट, किसी भी AC परिपथ में, कैसा भी AC सर्किट हो, जैसा कि ये है सिंपल AC सर्किट है, सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल, इसमें वोल्टेज और करंट का जो अनुपात है, RMS वैल्यू वोल्टेज और RMS वैल्यू करंट, उसका अनुपात जो है वो प्रतिरोध नहीं कहलाएगा। किसी भी DC सर्किट में आप V अपान I करके निकालते थे तो वो कहलाता था रेजिस्टेंस। DC सर्किट में, DC सर्किट में जब सप्लाई DC दी गई हो तो, लेकिन AC अगर दी गई है सप्लाई तो वोल्टेज और करंट का जो अनुपात होता है उसका RMS वैल्यू का अनुपात VRMS अपान IRMS वो कहलाएगा इम्पीडेंस। या वोल्टेज के महत्तम मान और करंट के महत्तम मान से भाग देंगे तो वो कहलाएगा इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। या वोल्टेज के तात्क्षणिक मान और करंट के तात्क्षणिक मान से भाग देंगे तो वो कहलाएगा प्रतिबाधा। ये रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगा, इट इज़ नॉट इक्वल टू R। काइंडली रिमेंबर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AC में V अपान I R नहीं होता, AC में V अपान I Z होता है, प्रतिबाधा, जो रेजिस्टेंस भी हो सकता है और रेजिस्टेंस के साथ साथ अन्य घटक भी हो सकते हैं। जैसे कि ये सर्किट दिया है, ये कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है। बट यहाँ देखिए ये सर्किट जिसकी हम बात कर रहे हैं, देयर इज रेजिस्टेंस ओनली। सो सर्किट में क्या है, केवल ये है, ये है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस ऐसे होता है इस तरह, ये नहीं है सर्किट में, ये नहीं है सर्किट में, ये नहीं है सर्किट में, केवल ये है। और क्या है, वोल्टेज सोर्स है AC। ये प्योर रजिस्टिव सर्किट है, ऐसा वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ से V और I के बीच में संबंध दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। तो यहाँ से Vm अपान IM निकाल लीजिए तो आपको प्रतिबाधा इस सर्किट की मिल जाएगी। प्रतिबाधा, इम्पीडेंस कितना होगा, यहाँ से निकाल लीजिए। Vm अपान IM कितना आएगा, Vm अपान IM इस रिलेशन से, या इस रिलेशन से कितना आएगा Vm अपान IM, ये आएगा R। तो इस सर्किट की जो प्रतिबाधा है Z, वो इस सर्किट में रेजिस्टेंस जो लगाया गया है उसके बराबर होगा। सो इन प्योर रजिस्टिव सर्किट इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है, इफ सर्किट, अगर सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है, ए सर्किट विथ रेजिस्टेंस ओनली, इसका मतलब केवल रेजिस्टेंस है, तो ऐसे सर्किट की जो प्रतिबाधा होगी
वही उस सर्किट का रेजिस्टेंस और दोनों बराबर होंगे। सो इस सर्किट का रेजिस्टेंस और इस सर्किट की प्रतिबाधा सेम है, दे आर इक्वल। क्यों? क्योंकि प्रतिबाधा क्या होती है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जो है, जिसकी बातें अक्सर की जाती हैं एसी में, इम्पीडेंस क्या है? इसको जेड से डिनोट करते हैं। दी अपोजिशन offered by any circuit in the path of AC current, दी अपोजिशन, ये अपोजिशन नहीं बल्कि टोटल अपोजिशन कहलाता है। द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय एनी सर्किट इन द पाथ ऑफ एसी करंट। एसी धारा जो है उसके मार्ग में सर्किट जो है जितना कुल अवरोध उत्पन्न करता है, टोटल अपोजिशन, कुल अवरोध, वही कहलाता है उसकी प्रतिबाधा। तो इस सर्किट की प्रतिबाधा जो है जेड, इसके रेजिस्टेंस के बराबर क्यों है? क्योंकि इसमें धारा के मार्ग में कुल अवरोध उत्पन्न करने वाला जो एलिमेंट है केवल ये है। इसलिए इस सर्किट की जो प्रतिबाधा होगी वो किसके बराबर होगी? रेजिस्टेंस के बराबर। ये याद रखिएगा, रेजिस्टेंस जितना होगा इस सर्किट का वही इसकी प्रतिबाधा होगी। सो यही इम्पीडेंस है, यही रेजिस्टेंस भी है, यही इसका टोटल अपोजिशन भी है, यही अपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस रेजिस्टेंस भी है। सो दी टोटल अपोजिशन इन ऑफर्ड बाय एनी सर्किट इन दी पाथ ऑफ एसी करंट। एसी धारा के मार्ग में किसी परिपथ द्वारा उत्पन्न किया गया कुल अवरोध प्रतिबाधा कहलाता है। इसको जेड से डिनोट करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रतिबाधा और प्रतिरोध इसका बराबर हैं। अब देखिए इस समीकरण में वापस आइए। ये समीकरण में देखिए ओमेगा टी है, इसके बाद प्लस माइनस फाई नहीं है। इस समीकरण में ओमेगा टी है, इसके बाद प्लस माइनस फाई नहीं है। अब इन दोनों का अगर वेव डायग्राम ड्रा करना हो, यहाँ ओमेगा टी रखिए, ये वोल्टेज है V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। इस कर्व को स्टार्ट करिए 0 से, क्योंकि ओमेगा टी के बाद में ना तो प्लस फाई है ना माइनस फाई। सो दिस कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम 0। वोल्टेज का कर्व ड्रा कर लीजिए ऐसे। ये ब्लू कलर का जो कर्व है ये वोल्टेज का कर्व है, ये ऐसे जाएगा। इसका महत्तम मान कब आएगा? VM आएगा π/2 पे, दिस इज VM। माइनस VM कब आएगा? -VM आएगा 3π/2 पे। ये कर्व बन गया। करंट का कर्व ड्रा करिए इसी पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्मॉल लेटर में वोल्टेज लिखेंगे, ये VM है, और स्मॉल लेटर में I लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू का कर्व एक्सिस होता है। दिस एक्सिस इज़ फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज ऑलवेज टेकन इन स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं ताक्षणिक मान को, स्मॉल लेटर में। ये स्मॉल लेटर में रहेगा, ये स्मॉल लेटर में रहेगा। यहाँ एरो लगाएंगे तो ये जो मान है कर्व का, ये जो ग्राफ खींचा जा रहा है उसका जो मान है, वैल्यू है, वो दरअसल इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। तो यहाँ स्मॉल v स्मॉल I लिख देंगे तो दोनों का कर्व हम यहाँ ड्रा कर सकेंगे। तो करंट का कर्व ड्रा करिए। तो करंट जो होगी I, वो I ये कर्व थोड़ा सा नीचे रहता है, क्योंकि ये जो कर्व होता है इसका मान VM/R होता है, और R का मान अगर 1 ओम से अधिकांशतः ज़्यादा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो IM इज ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ लेस दैन V। I is less than V most of the time because resistance is more than 1 ohm generally। तो ये करंट का कर्व हो गया। ये इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण को देखिए, इस वेव डायग्राम को देखिए, इस वेव डायग्राम को, दोनों को देखिए। दे आर गिविंग सेम इन्फॉर्मेशन। चाहे समीकरण देखिए चाहे इसको देखिए। ये क्या है? ये है I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी, नो फाई, ना तो प्लस फाई ना तो माइनस फाई। दिस इज I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, ये है, ये नो फाई, नाइदर प्लस नार माइनस। दोनों का वेव डायग्राम देखिए। दे आर क्रॉसिंग 0 सेम टाइम, दे आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू एट सेम टाइम, एक साथ मैक्सिमम। दे आर गोइंग 0 एट सेम टाइम, दे आर गोइंग मिनिमम
इन दिस डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन एट सेम टाइम, साथ साथ जा रहे हैं ना, यहाँ भी साथ साथ, तो दोनों सेम फेज में हैं। दे आर कॉल्ड इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या है? दोनों का फेज समान है। फेज समान है मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, कलांतर नहीं है। फेज डिफरेंस नहीं है, कलांतर नहीं है, तो कलांतर नहीं है तो कलांतर को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से। ध्यान रहे, कलांतर को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। फाई का मान यहाँ कितना है? 0। फाई 0, नो फेज डिफरेंस। कैसे पता चला? दो जगह से पता चल रहा है, एक तो ये इक्वेशन से, दूसरा इस वेव डायग्राम से भी। इक्वेशन एंड वेव डायग्राम इनफैक्ट दे रिप्रेजेंट ईच अदर, दोनों एक ही चीज़ को निरूपित करते हैं। तो कलांतर कितना मालूम चल गया? कलांतर मालूम चल गया कि इसका मान है 0, देयर इज नो फेज डिफरेंस। प्रतिबाधा सर्किट की कितनी है? कुल अवरोध रेजिस्टेंस के बराबर। वोल्टेज और करंट एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं? फेज डिफरेंस कितना है? 0। तो ये सब बातें हमको इस सर्किट के बारे में मालूम चल गई हैं। अब आगे हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकेंगे। क्या मालूम चला है हमको मालूम चला है वोल्टेज V इक्वल टू है Vm साइन ओमेगा टी। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। करंट क्या मालूम चला है हमको? करंट के बारे में मालूम चला है कि करंट है I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2। और हमको मालूम चला है इम्पीडेंस Z का मान कितना है? R के बराबर। और हमको मालूम चला है कि Im का मान कितना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, वो Vm अपान R के बराबर है। और हमको क्या मालूम चला है? कलांतर कितना है? कलांतर का मान है 0। 0 फेज डिफरेंस है 0। देखिए यहाँ पे ये फेज डिफरेंस है B स्मॉल में, I स्मॉल में, V स्मॉल लेटर में, I स्मॉल लेटर में, यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ फेजर डायग्राम ड्रा करिए। फेजर डायग्राम बचा है अभी, फेजर डायग्राम। वेव डायग्राम तो आपको मालूम चल गया, वेव डायग्राम तो इसी को बोलते हैं। दिस इज़ फॉर वोल्टेज, ये है वोल्टेज V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज है। ब्लू कलर का जो कर्व है, और ये जो कर्व है दिस रेड कर्व, दिस इज़ फॉर करंट। करंट का समीकरण क्या होगा? I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। ये इसको कहते हैं वेव डायग्राम। ये दे आर क्रॉसिंग 0 वैल्यू एट सेम टाइम, मैक्सिमम एट सेम टाइम। फेजर डायग्राम ड्रा करिए। फेजर डायग्राम तो एक ये दिखाया गया है। ये मैक्सिमम वैल्यू लेके फेजर डायग्राम खींचेंगे तो वोल्टेज को रेफरेंस देखिए Vm ऐसे होगा, और करंट जो होगा उसके फेज में होगा Im। मैक्सिमम वैल्यू को लेके फेजर ड्रा करेंगे तो जैसा कि हमने बताया था, अधिकांश समय मैक्सिमम वैल्यू लेके नहीं ड्रा करते हैं, क्योंकि वोल्टेज मीटर और अमीटर आरएमएस वैल्यू नापते हैं। तो आरएमएस वैल्यू लेके फेजर ड्रा करेंगे तो आप सीधे रीडिंग ले करके फेजर ड्रा कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर? कैपिटल V, इट शोज़ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और उसके सीध में कैपिटल I, इट शोज़ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। फेजर में कोई अंतर नहीं है, केवल आरएमएस वैल्यू लेंगे तो फेजर थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये फेजर अगर मैक्सिमम वैल्यू का लेंगे थोड़ा बड़ा फेजर खींचा जाएगा, क्योंकि आरएमएस वैल्यू जो होता है Vrms वो होगा Vm अपान √2। तो ये जो फेजर आएगा इसकी लंबाई √2 जो है 1 अपान √2 जो है वो कम हो जाएगी। ये कम हो जाएगी थोड़ा सा लंबाई। हालांकि ये फेजर और बड़ा खींच लीजिए, ड्रा दिस फेजर। ये अब इससे पता चल रहा है। तो फेजर डायग्राम में देखिए, याद रखिए, ये जो दिखता है एक सीध में, इसको कहते हैं सेम फेज में है। ये सेम फेज, देयर इज़ नो फेज डिफरेंस, फाई 0। तो ऐसे फेजर ड्रा करते हैं एक सीध लाइन में, सीधी लाइन में। ये तो ये चाहे ऐसा खींचिए चाहे ऐसा खींचिए, दे आर बेसिकली गिविंग सेम इंफॉर्मेशन। और देयर इज़ ओनली डिफरेंस, दिस फेजर इज़ लिटिल बिट लॉन्गर। ये थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू का फेजर होता है तो इसकी लंबाई थोड़ा बड़ी होती है बस। बाकी आरएमएस वैल्यू वाले फेजर की लंबाई थोड़ा छोटी होती है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। अगला हम जा रहे हैं जो करने, वो है पावर कर्व ड्रा करने जा रहे हैं। पावर कर्व ड्रा करते हैं। लेट अस ड्रा पावर कर्व।
शक्ति का जो है कर्व ड्रा करते हैं। हमने बताया था डीसी में P इक्वल टू होता है VI, ये तो डीसी में V का मान कांस्टेंट होता है, I का मान कांस्टेंट होता है। तो डीसी में अगर पावर का आप कर्व खींचेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डीसी में पावर का कर्व आएगा स्ट्रेट लाइन ऐसे, दिस इज P। बट एसी में ऐसा नहीं है। एसी में ऐसा क्यों नहीं है? एसी में V का मान ऐसे चेंज हो रहा है, V इज चेंजिंग लाइक दिस एंड I इज चेंजिंग लाइक दिस, ऐसे चेंज हो रहा है ना, ऐसे। तो पावर जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती है, इसलिए कि वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, करंट भी कांस्टेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करेंगे। P इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक, किसी क्षण पे पावर कितनी होगी, उस क्षण पे वोल्टेज इनटू उस क्षण पे करंट, ये। सो पावर इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। किसी समय वोल्टेज और उसी समय करंट दोनों का गुणनफल जो होगी वो उस समय पावर होगी। तो ये साइन कर्व है, ये क्या है, साइनोसाइडली चेंज हो रहा है, ये ऐसे। करंट कैसे चेंज हो रहा है, करंट भी साइनोसाइडली चेंज हो रहा है। तो ये जो पावर कर्व होगा वो साइन स्क्वायर कर्व होगा, साइन इंटू साइन, साइन इंटू साइन करेंगे, साइन स्क्वायर कर्व हो जाएगा। बट हमको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये पावर तब एग्जिस्ट करेगी जब ये इनमें से किसी का मान 0 ना हो। इफ V 0 then P is 0, if I is 0 then P is 0, if V is 0 and I is 0, दोनों 0 हैं, then also P is 0, क्योंकि पावर जो है वो क्या है, वोल्टेज और करंट का गुणनफल है। अगर वोल्टेज का मान 0 हो गया कहीं भी जैसे यहाँ, तो यहाँ पावर नहीं हो सकती है, पावर यहाँ हो ही नहीं सकती है। जहाँ वोल्टेज 0 गया, जैसे यहाँ गया 0, यहाँ गया, यहाँ गया, या जहाँ करंट 0 गई है वहाँ भी पावर नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी पावर को 0 होना पड़ेगा। करंट 0 हुई जैसे तो वो 0 कर देगा गुणनफल को। तो यहाँ देखिए ये वाला जो रेड वाला कर्व है ये करंट है, तो यहाँ भी पावर नहीं हो सकती है। रेड वाला कर्व यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो सकती है। रेड वाला कर्व यहाँ भी 0 हो सकता है, हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो सकता। तो पावर को यहाँ 0 होना पड़ेगा। एंड इफ V 0 एंड I 0 बोथ आर 0, तो यहाँ 0 हैं, दोनों 0 हैं यहाँ, तो यहाँ पावर को 0 होना पड़ेगा। सो पावर इज 0, तो पावर वहाँ 0 होगी जहाँ दोनों में से कोई अथवा दोनों 0 हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये वोल्टेज और करंट का गुणनफल है, तो पावर जो होगी, पावर अगर वोल्टेज माइनस है, करंट माइनस है, तो पावर माइनस माइनस का गुणनफल क्या होगा, प्लस होगा। तो पावर धन होगी यदि दोनों अगर माइनस हैं कहीं पे, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, ये बात याद रखिए। यदि वोल्टेज माइनस है लेकिन करंट प्लस है, तो माइनस और प्लस का जो गुणनफल होगा तो वो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी उस समय। अगर वोल्टेज प्लस है लेकिन करंट माइनस है, तो वोल्टेज प्लस है और करंट माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणनफल जो होता है वो माइनस होता है, आपको मालूम है। तो ये ध्यान रखिए, पावर प्लस होगी यदि दोनों माइनस हैं, पावर माइनस होगी यदि वोल्टेज माइनस है और करंट प्लस है, पावर माइनस होगी यदि वोल्टेज प्लस है और करंट माइनस है। ऐसा भी हो सकता है कि ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो, तो माइनस माइनस दोनों माइनस हो, ये माइनस, रेड, तो उनका गुणा हो जाएगा धन प्लस। तो ध्यान रहे कि अगर दोनों माइनस हैं तो गुणनफल होगा प्लस, धनात्मक होगी पावर। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आइए यहाँ आगे चलते हैं, पावर कर्व ड्रा करते हैं। वोल्टेज का कर्व दिया है, ये दिया है, कौन सा कर्व है, देश ब्लू वाला कर्व, ये जो है वोल्टेज का कर्व है, साइनोसाइडल, साइन ओमेगा टी, ये कर्व है, ये है, ये आपको दिया गया है। करंट का कर्व देखिए, करंट का कर्व भी ड्रा कर लीजिए, ये रेड कलर वाला, ये दिस उससे नीचे बनाया है। वोल्टेज का कर्व से हमेशा करंट का कर्व जनरली नीचे बनाते हैं, क्योंकि
करंट जो होती है वो वोल्टेज अपान आर होती है, और आर का मान जनरली 1 ओम से अधिक होता है, इसीलिए इसका मान वोल्टेज से नीचे ही आ जाता है, कम ही हो जाता है, इसीलिए करंट को कम बनाते हैं, छोटा बनाते हैं। बन गया। अब इसी पे लिख दीजिए P इंस्टेंटेनियस, क्योंकि अब हम इसी पे पावर कर्व भी ड्रा करने जा रहे हैं। P इंस्टेंटेनियस यहाँ लिख दीजिए, P इंस्टेंटेनियस यहीं पे, तो तीनों कर्व यहीं ड्रा करेंगे P इंस्टेंटेनियस लिख करके। तो ध्यान रहे इधर ओमेगा टी लिखना ज़रूरी है अथवा थीटा लिखना ज़रूरी है, क्योंकि उसको चेंज करेंगे हम। इधर ये लिखना ज़रूरी है, बिना इसके इस कर्व का कोई मतलब नहीं है। देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ दिस कर्व एज लॉन्ग एज वी हैव नॉट रिटेन हियर दिस। जब तक यहाँ हम ये नहीं लिखे हैं तब तक इस कर्व का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो ड्रा करिए जी। ये देखिए पावर का गुणनफल जो है, पावर क्या है, इनका गुणनफल है। तो पावर का मान 0 कहाँ कहाँ होगा, यहाँ वोल्टेज 0 है, करंट भी 0 है, तो यहाँ पावर 0 होगी। यहाँ वोल्टेज 0 है, करंट भी 0 है, यहाँ पावर 0 होगी। यहाँ वोल्टेज 0 है, करंट 0 है, यहाँ भी पावर 0 होगी। यहाँ 0 है, तो बीच में कैसा होगा, बीच में ये प्लस, तो प्लस प्लस का गुणनफल क्या होता है, अभी हमने बताया था। प्लस प्लस का गुणनफल क्या होता है, VH प्लस एंड IH प्लस। यहाँ पे प्लस कर लीजिए, क्योंकि हमने माइनस पहले ही कर लिया है, माइनस माइनस का गुण प्लस होगा। तो यहाँ प्लस प्लस अगर दोनों धन हैं तो क्या होगा, धन का गुणा क्या होता है, प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, आपको मालूम है। प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ क्या है, धन का गुणा धन होगा, पावर धनात्मक होगी। और साइन स्क्वायर कर्व होगी, साइन स्क्वायर कर्व, क्यों, क्योंकि साइन इंटू साइन। तो ये जो कर्व है साइन कर्व है, ये कर्व है साइन कर्व है, तो पावर कर्व जो होगा वो साइन वर्ग कर्व होगा। ये देखिए ये पावर कर्व है, दिस इज दी पावर कर्व। ये है पावर कर्व, दिस इज पावर कर्व, ये पावर कर्व है। ये बन गया। पाई से 2 पाई के बीच चलिए, वोल्टेज माइनस, करंट माइनस। मैंने बताया है माइनस और माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा, गुणनफल प्लस हो जाएगा। यहाँ 0 होगी, यहाँ 0 होगी, वो पहले ही हम फिक्स कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ 0 है। गुणनफल प्लस हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर कर्व। ये देखिए, ये कर्व देखिए, ये कर्व देखिए, एरिया सेम आएगा, क्योंकि ये जो है जितना ये है उतना ये भी है। सो दिस एरिया, दिस इज पावर कर्व, दिस एरिया एंड दिस एरिया दे आर इक्वल। आगे करेंगे फिर ये रिपीट होगा, फिर आगे करेंगे फिर यही शेप रिपीट होगा। सो दिस इज पावर कर्व एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आता है। प्योर रजिस्टिव सर्किट में, जिसको हम बोलते हैं सर्किट विथ रेजिस्टेंस ओनली, पावर कर्व हमेशा धन आता है। क्यों, क्योंकि वोल्टेज या तो जहाँ धन जाता है तो दोनों धन जाते हैं, वोल्टेज ऋण जाता है तो करंट भी ऋण जाता है, इसलिए या तो धन होगा या ऋण होगा। धन का गुणा होगा तब भी धन होगा, ऋण का गुणा होगा तब भी धन होगा, इसलिए पावर हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक पावर का मतलब जो होता है वो पावर कंजम्पशन होता है, पावर यूटिलाइजेशन। तो यहाँ सर्किट में पावर जो है, जो प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है, इसमें पावर जो है वो यूज होती है, कन्वर्ट होती है, यूटिलाइज होती है, यूटिलाइज। यहाँ पे रिटर्न पावर नहीं होती है, जैसा कि हमने बताया था कैपेसिटर और इंडक्टर में पावर रिटर्न होती है, यहाँ रिटर्न नहीं होती है। यहाँ जाके हीट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है ऊष्मा में, यहाँ से ऊष्मा निकलेगी, हीट। प्योर रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, हीट निकलता है, हीट ऊष्मा में वो कन्वर्ट हो जाती है पावर यहाँ पे। तो यहाँ जो भी पावर होती है सब एक्टिव पावर होती है। क्यों एक्टिव पावर होती है, क्योंकि फाई का मान 0 है, तो कॉस फाई का मान 1 होगा। सो P = VI cos फाई, तो ये पूरी पावर एक्टिव होती है प्योर रजिस्टिव सर्किट में। इसकी बातें अभी हम और करेंगे। देखिए फेजर डायग्राम यहाँ ड्रा किया गया है, VM, ये फेजर डायग्राम, दिस इज IM, ये फेजर डायग्राम है, दिस इज प्योर रजिस्टिव सर्किट। तो प्योर रजिस्टिव सर्किट में फेजर डायग्राम याद रखिए,
ऐसा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए हमेशा। सर्किट में रजिस्टेंस अगर रहेगा तो हमेशा ये प्रयास करेगा कि करंट वोल्टेज के फेज में हो। तो ये प्रयास में कितना सफल होगा ये डिपेंड करेगा रजिस्टेंस का मान कितना अधिक है। इफ़ आर इज वेरी वेरी हाई तो ये अपने उद्देश्य में ज़्यादा सफल होगा। ठीक है। और पावर देखिए, पावर कर्व हमेशा धनात्मक होता है, यानी पावर इसमें केवल एब्जॉर्ब होती है, रिटर्न कभी नहीं होती है। पावर खर्च होती है, पावर यूज होती है। अब पावर के बारे में और बात कर लेते हैं। पावर को निकालने जा रहे हैं। पावर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट जिसकी बात हम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ओनली, ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस केवल हो, इसके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो कैसे पावर निकालेंगे अभी हम ये बता चुके हैं। किसी क्षण पावर निकाल लीजिए, पी इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे पावर कितनी होगी, वी इंस्टेंटेनियस इंटू आई इंस्टेंटेनियस। ये स्मॉल लेटर में लिखना है, स्मॉल वी इंटू स्मॉल आई। स्मॉल वी का मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ये हो गया। तो इंस्टेंटेनियस पावर यहाँ निकाल लीजिए, पी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मान रखिए, इसका मान कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी है। इसका मान कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी है, रख दिया दोनों का मान। तो किसी क्षण पावर जो है ये इंस्टेंटेनियस पावर है, ध्यान रखिए ये इंस्टेंटेनियस पावर है, तात्क्षणिक पावर, वो कितना होगी, वी एम आई एम गुणा हो गया, वी एम आई एम इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया गया है, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, ऑन मल्टीप्लाइंग विथ 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो ये वी एम आई एम अपान 2 हो गया इंटू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। ये आप जानते हैं 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो यहाँ इसकी जगह लिख दिया गया है। तो वी एम आई एम अपान 2 को लिख सकते हैं वी एम अपान रूट 2 इंटू आई एम अपान रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं। ब्रैकेट में क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब इसके 2 फैक्टर आए, देखिए इसको इस ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए तो आएगा वी एम आई एम अपान 2, यानी वी एम अपान रूट 2 इंटू आई एम अपान रूट 2। ये इंस्टेंटेनियस पावर है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये तात्क्षणिक पावर है, किसी क्षण पे ये इसकी बात हो रही है, ये तात्क्षणिक पावर है, ये इस तरह चेंज हो रही है। इसकी फ्रिक्वेंसी देखिए 2f है, इसकी फ्रिक्वेंसी f है, इसकी फ्रिक्वेंसी 2f है। कैसे पता चला, जब इसने एक साइकिल बनाया तो इसने 2 साइकिल बनाया। इसका साइकिल कहाँ तक है, यहाँ तक, ये इसने ये पूरा कर लिया अपना एक चक्कर, फिर एक चक्कर इसने अपना ये यहाँ पूरा कर लिया, तो इसकी फ्रिक्वेंसी डबल है इस। हाँ, तो ये वी एम अपान रूट 2 आई एम अपान रूट 2 माइनस, इसको ब्रैकेट में ले गए मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया वी एम अपान रूट 2 इंटू आई एम अपान रूट 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। ये 2 फैक्टर आ गए अब। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है, तो इंस्टेंटेनियस पावर कितना आई, वी एम आई एम अपान रूट 2 इंटू, अभी बाद में कर देंगे रूट 2, अभी वी एम आई एम अपान 2 कर देते हैं, माइनस वी एम आई एम अपान 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। ये हो गया, 2 टर्म आ रहे हैं, 2 टर्म, 1 टर्म सेकंड टर्म। ये टर्म जो है ये कांस्टेंट है, लेकिन ये टर्म कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि जो वोल्टेज दिया जा रहा है जब तक उसके मान में परिवर्तन नहीं करेंगे ये वी एम कांस्टेंट होता है। ये बार बार देखिए, इसका मान कांस्टेंट रहेगा, अगले साइकिल पे भी उतना ही आएगा, अगले साइकिल पे भी उतना ही आएगा, वी एम इज कांस्टेंट। और सर्किट में और कोई चेंज नहीं करेंगे तो आई एम जो होगा ना, ये आई एम ये भी कांस्टेंट होता है। सो 2 कांस्टेंट है ही है, सो दिस इज कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ ओमेगा है, ओमेगा देयर इज ओमेगा, सो ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट बट टी इज नॉट कांस्टेंट, सो दिस ओमेगा टी इज चेंजिंग। तो क्या करेंगे फिर, एवरेज पावर लेंगे, एवरेज पावर पी एवरेज कैसे लेंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 2 पाई, किसके सापेक्ष, ओमेगा टी के सापेक्ष, और भाग दे दीजिए 1/2 पाई से। ऐसे औसत निकालते हैं ना, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और भाग दे दीजिए 1/2 पाई से, और समाकलन कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए ओमेगा टी के सापेक्ष।
ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो करेंगे तो उसमें एक वो आ जाएगा गुणनफल, और उसमें लिमिट रखेंगे तो ये जो है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होता है किसी भी लिमिट में वो सेम होता है। सो पी एवरेज इक्वल टू वी एम आई एम अपान 2 माइनस इसका अगर आप करेंगे इंटीग्रेशन तो ये आएगा साइन 2 ओमेगा टी अपान 2, और साइन 2 ओमेगा टी का जो लिमिट रखेंगे 2 पाई से 0 तो इसका मान हो जाता है 0। तो दिस टर्म बिकम्स 0। तो एवरेज पावर कितनी आई, पी एवरेज ये आई वी एम अपान √2 इंटू आई एम अपान √2, तो यानी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। सो एवरेज पावर कितनी आई इस सर्किट में, एवरेज पावर पी एवरेज इक्वल टू वी इंटू आई, वेयर वी क्या है, आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस वी आर एम एस इंटू आई क्या है, आई आर एम एस, ये दिस इज पी एवरेज, ये एवरेज पावर है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, दिस इज एवरेज पावर। औसत शक्ति है, तो प्योर रजिस्टिव सर्किट में जो शक्ति आती है, जिस शक्ति के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, यही एक्टिव पावर होती है, उसका मान होता है वी इंटू आई। वी क्या है, आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आई क्या है, आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट। ये अब इस सर्किट में ये हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं पावर, आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे, जैसे 3 पावर की बात हमने की थी। एक पावर था अपरेंट पावर, उसका मान कितना होता है वी इंटू आई, आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट। दूसरी पावर को हमने बताया था एक्टिव पावर, उसका मान कितना होता है वी आई कॉस फाई होता है, आप जानते हैं। तीसरी पावर होती है अपरेंट पावर, उसके बारे में हमने बताया था, उसको क्यू से डिनोट करते हैं, उसका मान कितना होता है वी आई साइन फाई होता है। अब इस फार्मूले से आप चाहें तो डायरेक्ट पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर का मतलब कौन सी पावर, अधिकांशतः हम बात कर रहे होते हैं ये पावर, ये पावर है, यही पावर है जो हम जिस पावर की बात हमेशा करते हैं वो यही पावर है। दिस इज एक्टिव पावर, रियल पावर, ट्रू पावर, यूजफुल पावर, वाटफुल पावर, एक्चुअल पावर, ये दीज आर सेवरल नेम्स ऑफ दिस पावर। तो यहाँ पे फाई का मान कितना आया है हम बता चुके हैं, फाई कितना है, दे आर इन सेम फेज, फाई 0। तो एस का मान कितना होगा कैलकुलेट कर लीजिए, वो तो वी आई ही रहता है हमेशा किसी भी सर्किट में, मिल गई ये पावर। दूसरा ये निकाल लीजिए, पी का मान कितना आएगा, वी आई कॉस फाई का मान 1, क्योंकि फाई का मान 0 है, तो पी का मान आएगा वी इंटू आई। थर्ड फार्मूला रिएक्टिव पावर का मान कितना आएगा, क्यू इक्वल टू वी आई साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है, तो क्यू इक्वल टू 0। इस सर्किट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस सर्किट में कोई रिएक्टिव पावर नहीं है, नो रिएक्टिव पावर। पूरी पावर जो है एक्टिव है, वो किसके बराबर है, अपरेंट पावर के। अपरेंट पावर, एक्टिव पावर, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। सो यहाँ पे पावर जो है वो पूरा का पूरा यूज होती है, कन्वर्ट होती है, यूटिलाइज होती है। कोई भी पावर रिटर्न नहीं होती है, कोई भी पावर अनयूटिलाइज्ड नहीं जाती है, पूरी पावर यूटिलाइज होती है। तो ये प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है, इसको कहते हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट। यहाँ पावर रिटर्न नहीं होती है, यहाँ पावर रिएक्टिव नहीं होती है। रिएक्टिव ना होने का एक आप सर्किट देखकर भी आप बता सकते हैं रिएक्टिव पावर यहाँ क्यों नहीं है। रिएक्टिव पावर यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है, कई बार बता चुके हैं कि रिएक्टिव पावर के लिए कौन जिम्मेदार होता है। इसके लिए इंडक्टर अथवा कैपेसिटर जिम्मेदार होते हैं। और इस सर्किट में आपको अच्छे से दिख रहा है साफ साफ कि देयर इज़ नो कैपेसिटर, देयर इज़ नो इंडक्टर। अगर सर्किट में ये एब्सेंट हैं और ये एब्सेंट हैं, दोनों है ही नहीं हैं, तो ऐसे सर्किट में रिएक्टिव पावर होने का कोई चांस नहीं है। देयर इज़ नो चांस, देयर इज़ नो चांस ऑफ रिएक्टिव पावर इफ़ दे आर एब्सेंट। इफ़ दे आर एब्सेंट है ही नहीं है, ये रिएक्टिव पावर पैदा करने वाले लोग ही नहीं हैं, एलिमेंट ही नहीं है रिएक्टिव पावर पैदा करने वाले, तो ये रिएक्टिव पावर होगी कैसे। इसीलिए देखिए यहाँ रिएक्टिव पावर नहीं आ रही है, पूरी पावर एक्टिव होगी, होल पावर इज एक्टिव। ये पावर जो आई है एवरेज पावर, ये कौन सी पावर है, दिस इज एक्टिव पावर पी, ये एक्टिव पावर है। तो याद रखिए प्योर रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, प्योर रजिस्टिव सर्किट में क्या क्या चीज़ें आपने देखी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे समझने लायक हैं, वो फिर से रिपीट कर देते हैं।
क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे देखा, हमने ये देखा यहाँ पे कि z इक्वल टू आर होता है, फाई इक्वल टू 0 होता है, cos फाई इक्वल टू कितना होगा 1, पावर फैक्टर 1 होता है इस सर्किट का, शक्ति गुणांक P का मान होता है किसके बराबर, VI के बराबर, S का मान कितना होता है VI के बराबर, Q का मान कितना होता है 0। ये बातें हमने यहाँ पे सीखी हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट में। पावर फैक्टर 1, फेज डिफरेंस 0, इम्पीडेंस रजिस्टेंस के बराबर, एक्टिव पावर अपेरेंट पावर के बराबर, रिएक्टिव पावर 0। ये आप वेव डायग्राम याद रखिए और ये फेजर डायग्राम याद रखिए, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। ये इससे आपको क्या पता चलेगा, फाई पता चल गया तो आप cos फाई निकाल लीजिए। cos फाई का मान कितना आएगा 1। तो प्योर रजिस्टिव सर्किट जो होता है, प्योर रजिस्टिव सर्किट या सर्किट विथ रजिस्टेंस ओनली, वहाँ पावर फैक्टर का मान कितना होता है 1। सो करंट नाइदर लीड्स नॉर लैग्स, इट इज़ इन फेज विद वोल्टेज, वोल्टेज के फेज में होता है, सेम फेज में, सीध में। तो ये होता है। बाकी चीज़ें आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर को आप इस प्रकार भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पावर को चाहें तो इस फार्मूले से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इस प्रकार भी। cos फाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, cos 0 मतलब 1। तो cos फाई का मान कितना आया 1, पावर फैक्टर 1। याद रखिए रजिस्टेंस सर्किट में अगर रहेगा तो वो ये कार्य करने का प्रयास करेगा, करंट को वोल्टेज के फेज में ले जाने का प्रयास करेगा। इट ऑलवेज ट्राइज टू कीप करंट इन फेज विद वोल्टेज। तो कितना ये सक्सेस होगा अपने उद्देश्य में, ये डिपेंड करेगा आर के मान पे। इफ़ आर इज़ वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, तो ये ज़्यादा सक्सेस होगा। इफ़ आर इज़ वेरी वेरी लेस, ये अपने उद्देश्य में कम सक्सेस होगा। जितना ज़्यादा आर का मान होगा, ये इसका इफेक्ट सर्किट पे उतना ज़्यादा दिखेगा। ये ध्यान रखिए इस बात को, इसका प्रभाव सर्किट पे कितना दिखेगा वो डिपेंड करेगा इस आर के मान पे, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। इफ़ रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई, इट्स इफेक्ट इज़ more. If resistance is very less, its effect is less. So we will discuss how it affects circuit in detail. Thank you for watching this video. Thank you so much.